नॉर्थ इंडिया में करीब 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया वाला एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। यह स्टेट सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस स्टेट ने ह्यूमैनिटी को जन्म लेते, साम्राज्यों को फलते फूलते और फिर मिट्टी में मिलते भी देखा है। आज की पॉलिटिक्स में जो ये बात कही जाती है ना कि जिसने यूपी को जीत लिया समझो उसने दिल्ली को जीत लिया, वो बात बस आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। सदियों से यह कहावत रही है कि जिसने मध्य देश को जीत लिया उसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। यह है यूपी का वो इतिहास जहां इंसानों ने पहली बार पत्थरों को रगड़कर आग पैदा करना सीखा, जहां पर दुनिया के कई बड़े बड़े दार्शनिकों ने जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढे। आज मैं आपको सुनाऊंगा उत्तर प्रदेश राज्य का करीब करीब 1 लाख साल पुराना इतिहास। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पज से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अक्सर राजाओं की कहानियां सुनाई देती हैं और उन तक हम लिमिट कर देते हैं खुद को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कहानी इंसानों के इस धरती पर आने से भी करोड़ों साल पहले की कहानी है। आज से करीब 50 मिलियन साल पहले जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो हिमालय बना। इस जियोलॉजिकल प्रोसेस ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सतह को मोड़ दिया और इसे ऊपर की ओर उठा दिया। यहीं से इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का जन्म हुआ और जन्म हुआ उत्तर प्रदेश का, जो करोड़ों साल तक हिमालय की नदियों से आने वाले सेडिमेंट से तैयार हुआ। इस राज्य में इंसानों के होने के सबूत भी बहुत पुराने हैं। यूपी में सोनभद्र नदी के बेलन घाटी में जब ढाबा नाम की जगह पर खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ ऐसे होमोसेपियंस रहते थे जो करीब 70 से 80 हजार साल से यहाँ पर थे। यहाँ कुछ औजार मिले हैं जो 80 हजार साल के पुराने माने गए हैं। यानी कि होमोसेपियंस शुरुआती स्टेज से ही यूपी में रह रहे थे। सोचिए, जब यूरोप और अमेरिका की जमीनों पर सभ्यता का नामो निशान नहीं था, तब प्रतापगढ़ के पास सराय नाहर राय में इंसान चूल्हा जला रहा था, अपनों को दफना रहा था और छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स यानी औजार बना रहा था। इसी तरह यूपी में एक जगह है कुलढीवा। यहाँ पर चावल के अवशेष मिलते हैं जो बताता है कि गंगा की इस तलहटी में इंसान को पहली बार चावल की खेती करना सिखाया गया। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया यहाँ के जंगल साफ हुए, जमीन खाली करके लोगों ने रहना शुरू किया। फिर यहीं पर वेदों की ओर महाकाव्यों की रचना हुई। जिस हस्तिनापुर की बात महाभारत में की जाती है उसे आज भी मेरठ के आसपास होने का दावा किया जाता है। ऐसे ही अयोध्या की सरयू नदी के किनारे आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी भी लिखी हुई मिलेगी। रोमिला थापर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ये महाकाव्य सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थे, बल्कि उस दौर की सोसाइटी का एक आईना है जब हम चरवाहा समाज से निकले और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौर में पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति का उदय होता है और आगे चलकर यूपी उन शुरुआती सेंटर्स में से एक बना जहां लोहे का इस्तेमाल हो रहा था। इसी लोहे की बनी कुल्हाड़ी से गंगा के घने जंगल काटे गए और इसी लोहे से बने हल ने उस जमीन को जोतना शुरू किया। फिर इसी जमीन पर पैदा हुए अनाज ने बड़े बड़े शहरों की नींव रखी। यहीं से होते हुए फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अब यूपी का कितना इंपॉर्टेंस रहा होगा उस टाइम पर, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि इन 16 में से 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में थे आज के यूपी में। इनमें कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये सारे महाजनपद थे जो आज के यूपी के अंदर ही आते थे। महाजनपद काल में ताकत धीरे धीरे मगध एम्पायर की ओर खिसक रही थी, लेकिन अध्यात्म और कल्चर का असली सेंटर यूपी बन रहा था।
एग्जाम्पल के लिए काशी यानी वाराणसी, जो आज भी दुनिया का सबसे पुराना और जीवित शहर माना जाता है, यह उस वक्त भी नॉलेज का सेंटर था। मार्क ट्वेन ने कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है। इसी हलचल भरे दौर में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक राजकुमार राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की तलाश में निकलता है और सारनाथ की पवित्र धरती पर अपना पहला उपदेश देता है। इस तरह अगर आप देखो तो यूपी गौतम बुद्ध के उस धम्म का पालना बना जिसने सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया, बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया। बुद्ध जहां पैदा हुए वो जगह आज के नेपाल में पड़ती है, जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जगह बिहार के गया में पड़ती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बुद्ध ने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम यूपी के श्रावस्ती में बताया था। और श्रावस्ती सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट जगह थी। यहां पर जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी यहाँ कई वर्षावास बिताए थे। अशोक ने इसी श्रावस्ती में कई स्तूपों के साथ साथ बुद्ध के प्रिय निवास जेतवन विहार में स्मारक बनवाए। कुल मिलाकर आप देखो तो प्राचीन शुरुआती इतिहास में यूपी की धरती न सिर्फ राजनीति बल्कि रिलीजियस लेवल पर भी काफी ज्यादा रिच हिस्ट्री रखती है। महाजनपद और मगध एम्पायर के बाद जब मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने इसी गंगा जमुना दोआब को अपनी ताकत का बेस बनाया। सम्राट अशोक के बनवाए शिलालेख आज भी मेरठ से लेकर कौशाम्बी तक बिखरे हुए हैं, जो उस जमाने की कूटनीति और नैतिकता की दास्तान सुनाते हैं। कौशाम्बी के अभिलेख में अशोक की रानी कारुवाकी का जिक्र है। इन्हें रानी का अभिलेख भी कहते हैं। बाद में अकबर इसी अभिलेख को प्रयागराज के किले में ले आए। यहाँ आज भी ये आप देख सकते हैं। अशोक ने ही बनारस के पास सारनाथ में स्तूप बनवाया। इसमें धम्मेक स्तूप और धर्मराजिका स्तूप प्रसिद्ध है। यहीं पर अशोक ने लायन कैपिटल भी बनवाया, जो आज हमारे देश का नेशनल एम्बलम या राष्ट्रीय चिन्ह है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि यूपी का विकास सिर्फ मौर्य काल में हुआ। कुषाणों के दौर में, खासकर सम्राट कनिष्क के टाइम पर यूपी में मथुरा कला डेवलप हुई। इस कला ने पहली बार भगवान बुद्ध को मूर्ति का रूप देना शुरू किया। इससे पहले बुद्ध को प्रतीकों के तौर पर दिखाया जाता था, लेकिन मथुरा के कलाकारों ने उन्हें उस चेहरे से नवाजा जिसे आज पूरी दुनिया पूजती है। यह सिर्फ कला का बदलाव नहीं था, यह सोच का बदलाव था जिसने आने वाले सदियों के मंदिर निर्माण और मूर्ति कला का आधार तैयार किया। आज भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई भी आप हिस्ट्री से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो आपको ये बात जरूर पढ़ने को मिलेगी, गांधार कला और मथुरा कला। इसी तरह से प्राचीन काल में यूपी का इतिहास काफी समृद्ध दिखाई देता है और इस समृद्धि में चार चांद लगाने का काम करता है वो टाइम पीरियड जो पूरे भारत के लिए गोल्डन पीरियड था। इस टाइम पीरियड को हम गुप्त काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गुप्त काल की एक डिबेट है, हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमने काफी टाइम तक ये पढ़ा है कि गुप्ता डायनेस्टी का पावर सेंटर मगध और उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र था, जैसे कि मौर्य काल में मौर्य राजाओं के साथ भी था। लेकिन एसआर गोयल और एसआर मजूमदार जैसे दिग्गज इतिहासकारों ने सिक्कों, मुहरों और अभिलेखों की डीप स्टडी करके एक चौंकाने वाली थ्योरी थी। उनका तर्क है कि गुप्तों की असली जड़ें प्रयागराज और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में थी। इसका सबसे बड़ा गवाह वो प्रयाग प्रशस्ति को मानते हैं, जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। इतिहासकार आर एस शर्मा लिखते हैं कि यूपी ही वो जगह थी जहां से गुप्तों ने अपनी ताकत बढ़ाई और पूरे उत्तर भारत को अपने प्रभाव में लिया। इसी आर्टिकल से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंका, लेकिन दक्षिणापथ के राजाओं को हराकर उनका राज्य वापस कर दिया। आर्यावर्त यानी नॉर्थ इंडिया और दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत। इसे धम्म विजय उस दौर में कहा गया। इसी काल में हमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बनने की बात मिलती है, जिसने इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर की नींव रखी। कालिदास की अमर कविताएं हों या वराह मिहिर के ज्योतिष सूत्र, इन सब की प्रेरणा इसी दोआब की उपजाऊ जमीन से मिलती है। लेकिन दोस्तों, यूपी के इस गोल्डन और भव्य इतिहास में कुछ डेंट भी लगे। गुप्त काल के आखिरी समय तक आते आते हूणों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन हमलों को रोक लिया था, लेकिन बाद के राजा इन हमलों से बचे नहीं रह पाए और गुप्त काल का पतन हो गया। इसी के साथ टाइम में थोड़ा और आगे जंप करें तो 7वीं सदी आते आते सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से खिसक कर कन्नौज पहुंच गया और कन्नौज कुछ इस तरह से पहुंचा कि अगले कई 100 सालों तक कन्नौज के लिए लड़ाई होती रही। 7वीं सदी का कन्नौज उस वक्त का लंदन या पेरिस था। गुप्त राजाओं के बाद वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहीं से शुरू होती है वो ऐतिहासिक रस्साकशी जिसे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में देश की 3 बड़ी ताकतें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट,
ये तीनों सिर्फ कन्नौज के लिए लगभग 200 साल तक आपस में टकराती रही। अब इतना बड़ा स्ट्रगल किसी मामूली वजह से तो नहीं चला होगा। दरअसल कन्नौज की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। कन्नौज पर कब्जा करने का मतलब था पूरे उत्तर भारत के ट्रेडिंग रूट्स पर और गंगा के उपजाऊ मैदान का मालिक बन जाना। ह्वेन सांग जब कन्नौज पहुंचे तो उन्होंने वहां की भव्यता देखकर लिखा था कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सुसंस्कृत और विद्वान हैं। लेकिन इसी वैभव ने बाहरी आक्रमणकारियों की लालच को भी जगाया। खैर, वक्त बीतता गया और 7वीं सदी में जो इंपॉर्टेंस कन्नौज की थी वो 11वीं सदी आते आते कम होने लगी। इस दौरान भारत पर अलग अलग हमले हुए और आखिरकार 1192 में दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। यूपी का जौनपुर शहर इसी टाइम पीरियड के दौरान सिराजे हिंद कहलाने लगा। यहाँ पर शर्की नवाबों का उदय हुआ और इन्होंने एक ऐसा आर्किटेक्चर शुरू किया जिसमें इंडियन और इस्लामिक शैलियों को मिलाने का काम किया गया। फिर इसी यूपी में एक असली कल्चरल रेवोल्यूशन तब आया जब कबीर दास बनारस की गलियों में पाखंड पर चोट करने लगे। संत रविदास भाईचारे का संदेश देने लगे। इसी मिट्टी में फिर सूफी संतों की दरगाहें बनी और भक्ति मूवमेंट के संतों ने जमीन तैयार की लोगों को सही राह दिखाने की। ये वो दौर था जब नफरतों के बीच मोहब्बत के पुल बनाए जा रहे थे, जिसे आज हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। सल्तनत काल से अब आगे निकले तो 1526 में आता है भारत में बाबर और बाबर जीतता है पानीपत की लड़ाई। 1526 में बाबर की जीत के बाद भारत का इतिहास एक नए सिरे से शुरू हुआ। मुगलों के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक प्रोविंस नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। आगरा उनकी पहली राजधानी बनी और फतेहपुर सीकरी उनके सपनों का शहर बना। अकबर ने जब दीन इलाही की कल्पना की तो उसके पीछे की मंशा इसी यूपी की डाइवर्सिटी को एक धागे में पिरोने की थी। इन्होंने जजिया कत्ल को खत्म किया, राजपूतों से रिलेशंस बनाए, लेकिन शाहजहां के दौर में जब ताजमहल की नींव यमुना के किनारे रखी गई तो यूपी की पहचान ग्लोबल हो गई। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं था, वो उस दौर की इंजीनियरिंग और बेहिसाब दौलत का भी सिंबल था। हालांकि इसी भव्यता के पीछे औरंगजेब के दौर की कट्टरता और मंदिर ध्वंस की कहानियां भी छिपी हुई हैं, जिन्होंने समाज में वो दरारें पैदा की जिनके निशान आज भी हमें राजनीति में और समाज में दिखाई देते हैं। औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगल कमजोर पड़े, जब 18वीं सदी का दौर आया तो यूपी अवध रियासत के नाम से एक अलग रियासत के तौर पर उभरा। अवध में नवाबों ने लखनऊ को नजाकत और नफासत दी, जिसने यूपी की संस्कृति में एक अलग रंग भर दिया। अगर आज भी आप हमारे लखनऊ चले जाओ या यहाँ के लोगों से लखनऊ की बात करो तो वो इसी नजाकत और तहजीब की बात करते हुए आपको मिल जाएंगे। लगभग हर जगह लखनऊ तहजीब के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि 18वीं सदी में फिर एक बड़ा बदलाव आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। पहले सहायक संधि की चाल चली गई और फिर पूरे अवध को 2 हिस्सों में बांटकर अंग्रेजों ने इस बेहद फर्टाइल लैंड को अपने काबू में करने की कोशिश की। जो लखनऊ नवाबों की तहजीब से बड़ा हो रहा था, वहां पर नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में गिरफ्तार करके उनका अपमान किया गया। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए कि इन अत्याचारों के खिलाफ जो पहली बड़ी हुंकार उठी वो भी उसी उत्तर प्रदेश से थी। 10 मई 1857 के दिन जब मेरठ की छावनी से सिपाहियों ने दिल्ली चलो का नारा दिया तो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। यूपी इस विद्रोह में सबसे ज्यादा आगे था। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जिस बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया, उसने साबित किया कि यूपी की आत्मा को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इस बगावत का बदला बहुत क्रूरता से लिया। करीब 1.5 लाख भारतीयों को मौत के घाट उतारा गया। अकेले अवध के हर तीसरे घर में मातम छाया हुआ था, लेकिन अवध ने कभी हार नहीं मानी। आगे चलकर जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा तो यूपी यहां भी सबसे आगे था। फिर चाहे वो इलाहाबाद में बना नेहरू परिवार का आनंद भवन हो, जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेंटर बना, या फिर 1915 में बनाए गए BHU जैसी यूनिवर्सिटी हो, यूपी ने जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ कमर कसी वो अपने आप में हिस्टोरिक है। अगर आप इलाहाबाद जाओगे तो आपको आज भी अल्फ्रेड पार्क में हुई चंद्रशेखर आजाद की शहादत याद आएगी। अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपने आप को गोली मारकर यह साबित किया कि आजाद हमेशा आजाद ही रहेंगे। ऐसे ही जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तब यूपी के बलिया ने खुद को आजाद ही घोषित कर दिया और चित्तू पांडे के नेतृत्व में अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। बागी बलिया का वो जो इतिहास है वो आज भी यूपी के DNA में है। इसी दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद जैसे इंस्टीट्यूट्स ने अलग अलग आइडियोलॉजीज के मंथन से देश की राजनीति पर असर डाला। तो अगर आप देखो तो यूपी का इतिहास हर काल खंड में भारत के इतिहास के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो यूपी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ती चली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी से थे। यूपी का उत्तर प्रदेश नाम जो है वो 1950 में रखा गया।
इससे पहले भी इसे यूपी ही कहते थे, लेकिन इसको हम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। आजाद भारत में यह उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने वाली फैक्ट्री बना। जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी तक भारत के ज्यादातर प्रधानमंत्री इसी प्रदेश की नुमाइंदगी करते रहे। यहां तक कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही रहने वाले गुजरात के हों, लेकिन वो भी बनारस से ही सांसद हैं। यानी यूपी की लेजिटिमेसी की जरूरत उन्हें भी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने खुद को गंगा माँ का बेटा कहा और कहा कि गंगा माँ ने हमें बुलाया है। इस तरह से दोस्तों यूपी का इतिहास अपने आप में अनोखा है। देश के हर कालखंड में यूपी की अपनी भूमिका रही है, देश के समाज में, अर्थव्यवस्था में और राजनीति में। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल उठता है कि जब यूपी ने इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हासिल की हुई है, तो क्या उसी लेवल का डेवलपमेंट भी यूपी में हुआ है? ये वो कड़वा सवाल है जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेगा, और इसका जवाब ना में है। आजादी के बाद कई दशकों तक ये प्रदेश जातिगत राजनीति, सांप्रदायिक तनाव और बीमारू राज्य के तमगे से जूझता रहा। 1990 के दशक में मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स ने यूपी के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से बदल दिया। साल 2000 में जब यूपी से उत्तराखंड काटकर अलग राज्य बना, तो यूपी के पास सिर्फ मैदान रह गए। हालांकि इन मैदानों की ताकत फिर भी कम नहीं हुई, लेकिन राम मंदिर आंदोलन हो, बाबरी विध्वंस हो, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, इसने इसको ऐसे खड़ा कर दिया कि आज भी इनको लेकर बहसें होती हैं, समाज में दरारें हैं। आज दोस्तों उत्तर प्रदेश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत का सबसे बड़ा इंजन होने का दावा करता है। लेकिन इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है कि डेवलपमेंट सिर्फ नंबर्स में नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हर इंसान की मुस्कान में होना चाहिए। यूपी की कहानी विरोधाभासों से भी भरी हुई है। यहाँ एक तरफ दुनिया का सबसे भव्य मकबरा यानी ताजमहल है, तो दूसरी तरफ मोक्ष की नगरी काशी है। यहाँ बुद्ध की शांति है, तो क्रांतिकारियों का आक्रोश भी है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक जीवंत सांस लेता हुआ महाकाव्य है। यहाँ की हर धूल भरी सड़क के नीचे किसी महान साम्राज्य के अवशेष दबे हो सकते हैं। इतिहासकारों के बीच आज भी इस बात पर मंथन जारी है कि यूपी का असली चरित्र क्या है। क्या ये वो आदर्श है जो राम ने दिया था, वो धर्म है जो बुद्ध ने सिखाया, या फिर वो सहिष्णुता जो अकबर ने खोजने की कोशिश की? हकीकत ये है कि यूपी इन सभी का एक मिक्सचर है। जब हम इस महान गाथा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है। हिंदुस्तान की रूह समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की मिट्टी को समझना होगा। यहाँ का इतिहास हमें सिखाता है कि साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं, राजा विदा हो जाते हैं, लेकिन लोगों की जीवटता और उनका कल्चर की धारा कभी नहीं सूखती। तो दोस्तों ये थी कहानी उत्तर प्रदेश की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं यूपी की एक पूरी आउटलाइन आपके सामने रख दूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम कितने रिच हिस्ट्री से आते हैं। लखनऊ का इतिहास क्या रहा, यूपी में अलग अलग जगहों की क्या इंपॉर्टेंस रही है। बहुत सारी जगहों को मैंने कवर करने की कोशिश की, फिर चाहे वो बनारस हो, श्रावस्ती हो, मेरठ हो या फिर लखनऊ हो सकता है कि बहुत सारी, जौनपुर को भी मैंने कवर किया, हो सकता है कि बहुत सारी जगहें यूपी की रह गई हों। तो कौन सी जगह रह गई, किस जगह की इंपॉर्टेंस हमसे छूट गई, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा लगता है कि यूपी में बहुत सारी बातें रह गई हैं, छूट गई हैं, तो मैं एक नया वीडियो लाने की कोशिश करूँगा यूपी के इतिहास का पार्ट 2। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके अप्रिसिएशन देते जाइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि वीडियो में कहाँ अच्छा है और कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।